हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि सेकंड टर्म में आपका आ रहा है प्राकृतिक वनस्पति। साथ ही साथ चैप्टर नंबर आपका 4 जलवायु मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। प्लीज जाइए चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं जो लास्ट ईयर के एनुअल एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन आता बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ पिछले 6 सालों से लगभग मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ 11th और 12th क्लास को। हिस्ट्री, पोल साइंस आपका हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी। तो मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो साथ ही साथ हम 12th की तैयारी साथ में करेंगे। बहुत अच्छे नंबर आपके 12th के बोर्ड में भी हम लेने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन किस प्रकार के जलवायु दशाओं में पाए जाते हैं, मतलब जानते हैं पहले। देखो, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसमें वे पेड़ पौधे शामिल होते हैं जिसमें मानव मतलब हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से हमारा कोई योगदान नहीं होता, जो अपनी आकार और संरचनाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में ढाल लेते हैं। जैसे जंगल आपके होते हैं, आपके जो बड़े बड़े जंगल होंगे, पेड़ पौधे जो हैं, क्या उनको उगाने में हमारा कोई योगदान है? क्या हमने उनके बीज बोए हैं? क्या पानी हमने दिया? मेरा आंसर है नहीं। लेकिन फिर भी वे उगे हुए हैं और अपनी संरचना को, जो अपनी आकार है, अपनी चीजों को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। अगला इसी का प्रश्न हमारा था कि भैया उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो वन है वो किस प्रकार की जलवायु दशाओं में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो वन है वे उष्ण भागों में पाए जाते हैं। पहला, इन क्षेत्रों में औसत वर्षा कम से कम आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता जो है, जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी, वो 70% से ऊपर होती है। और मैक्सिमम जो औसतन तापमान इसका है, बिल्कुल सामान्य तापमान, वो लगभग 24 डिग्री। और ये आज के जो सदाहरित वन है वो पश्चिम बंगाल की तरफ जो सुंदर वन है उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ये वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को भाई ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में आया था कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और एग्जाम में आ गया सीधा क्वेश्चन। देखो, यहां कांटेदार सुनते ही समझ जाना है कि कांटेदार जो वन है वहां पाए जाएंगे जहां ज्यादा वर्षा नहीं होगी। तो वही आंसर भी पहला है कि ये वे वन है जहां पे जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत कम होती है। और इस प्रकार के जो वन है वहां घास और झाड़ियां पाई जाती हैं, लगभग 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है। कितनी? 2 मीटर तक ऊंची झाड़ियां भी हो सकती हैं। और इन वनों में जो आपके हैं वहां पौधे लगभग पूरे वर्ष में पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं, मतलब जो पौधे हैं वो झाड़ियां जैसे आपके लगते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से इसमें आते हैं? तो बबूल का पेड़ हो गया, बरे का हो गया, या आपका खजूर का हो गया आपका, उसके अलावा या आपका खैर का हो गया, नीम का हो गया। ये बरे का जगह बेर कह सकते हैं आप, ठीक है, क्या कह सकते हैं? बेर आपका है, ठीक है। उसके साथ ही आपका खेजगी आपका और पलास, ये मुख्य प्रजातियां आपकी हैं। जैसा मैंने बताया 2 मीटर तक ऊंची घास हो सकती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला आपका प्रश्न बनता है कि भैया अनुपवन किसे कहते हैं और भारत में आर्द्र या अनुपवनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भैया क्या महत्व है और होता क्या है ये? तो इसका मतलब होता है कि भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां हमेशा जल युक्त रहता है। जल युक्त का मतलब है कि जल हमेशा बना रहता है और वहां की प्रकृति जो है, वनस्पति जो है, वो बिलांची या अनुप आपकी वन कहलाती है। अब इसमें चीज याद रखना कि भारत में इस तरह के 8 आर्द्र भूमियां हैं जो अपने सघन वनों के लिए और जैव विविधता के लिए, सघन वन का मतलब है जो पेड़ हैं बहुत पास पास होंगे, ठीक है, सघन पास पास होंगे। उसके अलावा विविधता का मतलब है जैव की बहुत सारे जो संसाधन हैं, आपके जो जानवर हैं, आपके बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वे वहां पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये कहाँ का उदाहरण आपका दे रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है और मैंग्रोव वन के लिए विख्यात पाए जाते हैं। तो आपको याद रखने का प्रयास करना कि मैंग्रोव वन जो आपका है लगभग पश्चिम बंगाल, या सुंदरवन पश्चिम बंगाल। इन वनों में टाइगर से लेकर के सारी सर्प और छोटे से बड़े जानवर पाए जाते हैं, मतलब हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए भी वनों के अस्तित्व रहना बहुत जरूरी है, इनकी सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात भी आप याद रखिएगा। अब आपका यह क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, या तो आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा, या एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि वन्य प्राणी अधिनियम जो है वो कब पास हुआ और इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या रहे। तो भैया डेट याद कर लेते हैं कि वन्य प्राणी जो अधिनियम है 1972 में पास हुआ। और इसके क्या उद्देश्य होंगे अगर नहीं भी पता तो बोलो? संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मतलब उनकी सहायता के लिए। तो ये चीजें आप बता सकते हो।
अब देखो यहाँ पे यही है कि इस अधिनियम के अनुसार इस सूचीबद्ध संकट उत्पन्न प्रजातियों को सुरक्षा देना है। वही जैसा मैंने कहा कि जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जिनको संकट आ गया है, तो उनको सुरक्षा देना ताकि वो बचें। और सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्क, जैसे नेशनल पार्क आपके होते हैं भारत में, अगर हम बात करें तो लगभग 18 बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें आपका नंदा देवी भी है, सुंदरवन भी आपका आता है, काजीरंगा मानस भी आता है। तो बहुत सारे मतलब जिन्हें कानूनी मान्यता दी जाए और उन्हें बचाया जाए। साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, सीधा आता है, मतलब आधा तो इसका बताना पड़ता है, ऐसे बताना आप, क्योंकि अंतर है ना, तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर करके बताइएगा। अब पहला टॉपिक इसमें हमारा क्वेश्चन है कि भाई सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं। देखो पहली बात तो ये कि सदाहरित जो वन है उनमें ये पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें महोगनी है, बांस है और ताड़ है। ये सदा हरे भरे रहते हैं, ये सघन होते हैं, लगभग 35 से 60 मीटर तक हो सकते हैं, मतलब जो ऊंचाई है इनकी पेड़ों की वो 60 मीटर तक हो सकती है। और इन वृक्षों की जो लकड़ी है काफी कठोर होती है। कितनी होती है? काफी कठोर होती है। वहीं पर जो पर्णपाती वन है ये लगभग पूरे देश में ही लगभग पाए जाते हैं। तो ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये कम घने होते हैं, ये ज्यादा घने होते हैं और ये कम घने होते हैं। और इसी के साथ इन वृक्षों की जो ऊंचाई है अपेक्षाकृत कम होती है। इन वनों की जो लकड़ियां हैं कम कठोर, उसकी कठोर ज्यादा थी, इसकी कम कठोर है। ये पूरे भारत में जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ इन वनों की जो लकड़ी हैं बहुत उपयोगी भी होती हैं, जिसमें आप याद रखना साल है, सेमल है, महुआ है, आंवला है, बेल है और रवे आपका खेर है। ये सारे के सारे आपके पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मूल्यांकन कीजिए। अलग से क्वेश्चन भी आएगा। तो भैया ये वन जो होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। अब गंगा के मध्य और निचली घाटी में पाए जाते हैं। भाबर और तराइन जो है ये आपका क्षेत्र जलोढ़ मृदा के आसपास का पाया जाता है, जिसमें आपको बताना है पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की श्रृंखला है। साथ ही साथ कौन कौन से पेड़ मेन हैं? तो यहाँ पे साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा पतझड़ वन किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है कि भैया पर्णपाती वनों को ही, उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वनों को ही पतझड़ वन कहते हैं। इनके पेड़ों की ऊंचाई होती है लगभग 30 से 45 मतलब आपका मीटर होती है। और ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं और इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। देश में अगर हम बात करते हैं तो वनों की संख्या में 25% जो वन देश के कुल हैं उसमें 25% ये आपके हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। देखो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ये सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर इनको दिया जाता है और सीमा में पशुचारण की मनाही होती है, मतलब इनके इलाके में जो ये फिक्स होते हैं एरिया, यहाँ पशु नहीं चर सकते। साथ ही इनकी सीमा किसी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता। इनकी जो भूमि होती है वह सरकार की, देश की होती है, जिसमें किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। इसमें थोड़ी सुरक्षा कम, उल्टा कर दो, थोड़ी सुरक्षा कम होती है। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रण, मानवीय गतिविधियों की अनुमति, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए मानव जा सकता है, देखने के लिए जा सकता है और इसमें अच्छे काम के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। मतलब इसमें अच्छे काम के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है और इसमें नहीं था। दोनों का अंतर आपको समझ आ गया होगा। एक का समझिए, दूसरे का उल्टा लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन आपका आता है 8वां कि वन संरक्षण जो नीति है वह कब आपकी लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे। देखो भारत में अगर बात करें तो 1952 में आपका वन संरक्षण जो नीति है वह आती है और 1988 में संशोधित। तो दोनों बात याद रखना, 1952 में आपका वन नीति आती है और 1988 में संशोधित का मतलब होता है थोड़े परिवर्तन किए गए थे, बदलाव किए गए थे। ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य था देश के 33% भाग पर वनों को लगाना। लेकिन क्या 33% भाग पर वन है भारत में? मेरा आंसर है नहीं। मात्र 23% जो क्षेत्र है वहीं पर वन है, 33 में नहीं है, मतलब लगभग 10% कम है। ये दोनों चीज आपको पता चल गई। इसके साथ ही पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखना और पारिस्थितिक संतुलन जो असंतुलित हो रहा है उसको भी हमें समझ के रखना, उसको बचाए रखना। देश की प्राकृतिक धरोहर जो है, जो हमारे धरोहर है उसको बचाना, जैव विविधता और आनुवांशिक मूल्य का संरक्षण करना। साथ ही साथ मृदा अपरदन, देखिए जितना पेड़ रहेगा आपको पता होगा, मान लीजिए ये इलाका है, वर्षा हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, यहाँ कोई पेड़ नहीं है तो पानी सीधा जल में मिल जाएगा। लेकिन अगर नीचे घास है और बहुत सारे पेड़ हैं तो जल का वेग है, जल का जो प्रभाव है वो पेड़ झेल लेंगे, तो फिर जमीन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे अपरदन कम होगा और आपका मरुस्थलीकरण को भी रोक सकता है, सूखा की स्थिति भी खत्म कर सकता है। साथ ही साथ
निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी का और वृक्षारोपण आप कर सकते हो। मतलब जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उस भूमि पर हम लोग कम से कम पेड़ों को 2-4 को लगा करके आपका वनारोपण बना सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों के निर्भर जो ग्रामीण जनजाति लोग हैं जिनके लिए बहुत जरूरी है ईंधन का, चारा का, भोजन की उपलब्धता करवाना, और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का हम प्रयोग में भी बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ लगाने को बढ़ावा दीजिए जिससे पेड़ों की कटाई रुके। और जन आंदोलन भी चलाया गया जिसमें आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, कभी आपने सुना हो चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में आपका चलाया गया था वनों को बचाने के लिए लगभग, और महिलाओं भी इसमें शामिल आपकी हो जाती हैं। साथ ही साथ वन और वन्य जो संरक्षण है उसको भागीदारी लोगों की सुनिश्चित करना यह भी जरूरी है। अगला है वन्य प्राणियों की संख्या क्यों कम हो रही है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका एग्जामिनेशन था उसमें एनुअल एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। बच्चे को पता होता तो बहुत अच्छा लिख सकता था, बट बहुतों को पता नहीं होता है। तो पहला आप बताइए कि औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन हो रहा है, क्योंकि देखो उद्योग जैसे जैसे लगेंगे तो वनों की जमीन की जरूरत पड़ेगी, और जमीन की जरूरत के कारण वनों को काटा जाना शुरू होगा, उनकी लकड़ियां भी उद्योगों में लगती हैं। दूसरा, आपका खेत, जो आपका खेत होते हैं वो मानवीय आपका सड़कों का, खदानों का, जलाशयों के आदि के लिए जमीन को साफ करने के लिए भी वनों को काटा जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्थानीय लोगों ने चारेगा, ईंधन और इमारती लकड़ी के वनों के पेड़ काटे और वनों का दबाव बढ़ा दिया है, वनों को खत्म करने की ओर लगभग वो बढ़ चुके हैं। और पशु और पालतू जो पशु हमारे, उनके नए चारेगाह की खोज पे मानव ने अन्य जीवों और उनके आवारा है उनको चीजों को, मतलब आवास को, उसको नष्ट कर दिया। आवास का मतलब उनके घर को नष्ट कर दिया मानव ने, ठीक है। इसके साथ ही रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग लोगों ने शिकार किया और क्रीड़ाएं मतलब खेल खेलने गए, और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीव का आपका, जैसे आपका शिकार करने जाता है ना, राजा शेर को किसी को मार दिया करता था, हिरण को, सेम अभी समझ लीजिए। और व्यापारिक महत्व भी इसके कारण भी पशुओं को मारा जा रहा है, क्योंकि शेर की खाल हो गई, हिरण की खाल हो गई, हाथी के दांत हो गए, इसके कारण भी इनको मार करके इनकी चीजों को व्यापारीकरण कर दिया गया है। साथ ही साथ जंगल में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों को नष्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो वन्य जीव आपके हैं और जंगल जो है वहाँ आग अक्सर लग जाती है, वन भी खत्म होता है और वन्य जीव भी खत्म हो जाते हैं, यह भी एक समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ सामाजिक वानिकी का क्या तात्पर्य है और इसके 3 अंगों को बताइए, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है। तो देखिए, सामाजिक वानिकी का हमारा मतलब है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना और समाज की भूमिका तय करना कि समाज को क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों को प्रबंधन करना और समाज की क्या भूमिका हो सकती है उसको सुनिश्चित करना। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शहरी वानिकी। अब शहरों में क्या कर सकते हैं, शहरों में हम कम से कम, अब घर बने हुए हैं, खेत खलियान नहीं है, तो हरित पट्टी बना दो, पार्कों में एक पेड़ लगाओ, रेल मार्ग या सड़कों के किनारे आप पेड़ों को लगा दो, वृक्षारोपण कर दो, ये चीज आप कर सकते हो शहरी वानिकी में। ग्रामीण वानिकी में जो भूमि आपकी कृषि योग्य ना हो उस भूमि में कम से कम आप वनीकरण को बढ़ावा दे दो, वनों को लगा दो, पेड़ों को लगा दो। और फार्म वानिकी का मतलब है जो बंजर भूमि है उस भूमि में भी आप पेड़ लगा दो या चारागाह या ईंधन या सब्जियों के लिए आप उसको यूज कर लो। तो ये आप 3 प्रकार बांट दीजिए। साथ ही साथ यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कितने जीव मंडल नीचे हैं। देखिए 18 भारत में जीव मंडल नीचे हैं। कुछ प्रमुख के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें नंदा देवी का नाम आता है, जिसमें मन्नार की खाड़ी का नाम आता है, जिसमें सुंदरवन का नाम आता है, और जिसमें आपका अगर आप ऊपर जाइए तो आपका लगभग कंचनजुंगा का नाम आता है। बहुत सारे मतलब हैं। अब यहाँ पे देखिए वन्य जीव क्या होते हैं, तो भैया वन्य जीव वे क्षेत्र हैं जहाँ भौतिक और जो आपका तटीय और पारिस्थितिक जो तंत्र हमारा है उसको यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल के कार्यक्रम को बचाए रखने के लिए मान्यता दी है कि भैया इसको बचा के रखो, बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से हैं, पहली बात तो 18 याद रखिए। पुरानी बुक होगी तो आपका 14 दिखेगा, लेकिन 14 नहीं है, वर्तमान में 18 है, ठीक है। मैंने कुछ मेन 4-5 जो एग्जाम में भी आते हैं, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, कंचन जंग बोल देगा या जुंगा बोल देगा तो ये सिक्किम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी लगभग जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु। तो ये आपके 5 कुछ प्रमुख लगभग जीव मंडल निश्चय प्रमुख हैं। साथ ही साथ इसका जीव मंडल निश्चय को बनाने का क्या उद्देश्य है, तो इनका संरक्षण करना, इनको बचाना, ठीक है, संरक्षण करना, इनका विकास करना और इसके साथ साथ इनकी व्यवस्था करना कि ये सही से चीज़ों को कर पाएं। तो भाई आप बताइएगा, इस चीज़ को बताइएगा कि इसमें क्षेत्रों को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है, किसी भी प्रकार से जो वनस्पति है या वन्य जीव है उनको संरक्षण किया जाए, और नंदा देवी, नीलगिरी और सुंदरवन इसमें आते हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। और इसी के साथ आप बताइए संरक्षण में जो विविधता है उसको बचाना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाना, विकास में पर्यावरण और विकास का मेलजोल, और व्यवस्था में इनके लिए अनुसंधान और इनकी देखरेख करना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो।
आप सारी सीरीज जल्दी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो, मुझे बताओ, तो मैं और भी आपके वीडियोस जो अदर सब्जेक्ट्स की हम बताने का प्रयास मैं करूंगा कि आपकी और वीडियोस लगभग बना दी जाएं। तो आशा करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट कर दीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।